नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुश्तबा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ये प्रोग्राम K2 पे हर जुमेरात को लाइव पेश किया जाता है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दिल के मरीज़ों के लिए स्पेशल प्रोग्राम है, और अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो आप इस प्रोग्राम में कॉल कर कर प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आजकल जो हालात हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि OPDs बहुत सारे हॉस्पिटल्स की पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर सक रही हैं, और बहुत से मरीज़ हैं जो मशवरा लेना चाहते हैं। तो वो आप, अगर आपको कोई मसला है दिल के बीमारी के सिलसिले में, या आप दिल के मरीज़ हैं, तो आप लाइव कॉल करके प्रोग्राम के हिस्सा बन सकते हैं। नाजरीन, हम ये भी जानते हैं कि रमज़ान अभी इंशाल्लाह इस वीकेंड से शुरू हो जाएगा, और आज का प्रोग्राम इस एतबार से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि दिल के मरीज़ों के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कि उन्होंने अपनी दवाइयाँ कैसे इस्तेमाल करनी है, और किस तरह के दिल के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं। ऐसे मरीज़ जिन्हें स्टेंट पड़े हुए हैं या बाईपास हुए हुए हैं, उनके लिए क्या हदायत हैं। तो आज के प्रोग्राम में इस बारे में भी काफ़ी बातचीत की जाएगी, और उनके लिए काफ़ी मुफीद प्रोग्राम होगा। अगर इस सिलसिले में आपका भी कोई सवाल है और आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए नंबर होगा 945003 1। अगर आप इंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड शामिल करेंगे। नंबर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 945003 1। नाजरीन, अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, आप प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी हैं। आप इससे पहले आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के कमांडेंट की खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, वेलकम टू द शो। सर, आज का प्रोग्राम काफ़ी स्पेशल है इस सिलसिले में कि आगे रमज़ान का बबरकत महीना आने लगा है, और बड़ा एक तरह से मरीज़ों में, दिल के जो मरीज़ होते हैं उनमें खौफ होता है कि वो इस महीने में क्या अपनी इबादत पूरी कर सकेंगे, और क्या वो रोज़े रख सकेंगे या नहीं, क्योंकि ये बड़ा एक रिलीजियसली भी इम्पोर्टेंट समझा जाता है। रोज़ों को एक रखने ज़रूरी भी हैं। और तो आज के प्रोग्राम का शुरू में ऐसे ही करना चाहूँगा कि आप एक जनरल थोड़ा सा बता सकें कि दिल के मरीज़ों को इस महीने को कैसे गुजारना चाहिए। देखिए, नो डाउट कि ये बड़ा बरकत महीना है और रहमतों वाला महीना, और हर मुसलमान की कोशिश होती है कि इस महीने को अवेल करे और रोज़े रखे और मैक्सिमम जो है इबादत है वो करे और अल्लाह ताला से रहमतों की दुआ मांगे। लेकिन साथ ही साथ ये उन लोगों पे फ़र्ज़ है जो कि नॉर्मल सेहतमंद लोग हैं। वो जो बीमार हैं और वो इस काबिल नहीं है कि रोज़ा रख सकें, उनको माफ़ है, रोज़ा माफ़ है, और उसके ख़ास जो है वो फ़िदिया जो देना पड़ता है। वो डॉक्टर्स के मशवरे पे अमल करें, क्योंकि किसी सूरत में भी हुक्म है कि जान को ख़तरे में डाल के आपने कोई ऐसी इबादत नहीं करनी जिसमें से जान को ख़तरा हो। और वो फिर अगर जान जानबूझ के ये किया हो, जान को ख़तरा है, और डॉक्टर के मशवरे के बाद भी ये किया गया, तो वो फिर मैं तो मेरे ख्याल में वो खुदकुशी के ज़मरे में आता है कि आपको पता था इससे जान चली जाएगी, और जान जो है उसकी हिफाजत फ़र्ज़ है। और रोज़े की वजह से अगर आपको ये मसला होता है तो फिर आप इस सूरत में रोज़ा ना रखें, बल्कि नदिया या बाकी लोगों को जो है वो जिस तरह हुक्म है वो रोज़ा रखवा लें। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जी कि जो तो दिल के मरीज़ हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, और वो दवाइयाँ ले रहे हैं और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, सुबह शाम दवाई लेते हैं और एहतियात करते हैं, रात दिन अपना जो चलते रहते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती, तो वो अपना रोज़ा रख सकते हैं। ये रोज़ा बहुत लंबा रोज़ा और गर्मी वाला रोज़ा होगा, क्योंकि 15 घंटे का ये रोज़ा होगा, और 15 घंटे में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है वो डिहाइड्रेशन या पानी की कमी होती है। और पानी की कमी की वजह से खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, और उसमें जमने की सलाहियत जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। उसमें यह डर होता है कि वो लोग जो स्टेबल जा रहे थे, जिन्हें पहले कोई मसला नहीं था, दवाइयाँ ले रहे थे, दिन के वक्त पानी भी पी रहे थे, ज़्यादा फिजिकल एग्जर्शन नहीं थी, गर्मी नहीं थी, तो वो उनका सिस्टम चल रहा था। और जो ही एक दफ़ा उन्होंने रोज़ा रखना शुरू किया और फिजिकल एग्जर्शन भी थोड़ी सी बढ़ी और पानी की कमी भी हुई, तो उनका खून गाढ़ा हुआ, और उन नालियों में जो 60 या 70% या 30-40% भी बंद थी उसके ऊपर खून जमना शुरू हो गया और क्लॉट बन गया, और उसने बंद कर दिया, और उससे किसी वक्त भी हार्ट अटैक हो सकता है। इसी तरह वो मरीज़ जिनको हार्ट फेलियर था और वो पेशाब आवर गोलियाँ खा रहे थे, और नमक का भी उन्हें बताया हुआ था परहेज़ करना, और सडनली उनमें पानी की भी कमी हुई, तो वो
जो पेशाब आवर गोली है उसको भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है। और कई दफ़ा जो है दिल का फेलियर वो ख़राब हो सकता है या रिदम जो है वो ख़राब हो सकता है। और कई दफ़ा उस डिहाइड्रेशन की वजह से या लो शुगर की वजह से मरीज़ जो है उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है या कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर है या हार्ट फेलियर भी है और गुर्दों को सप्लाई सही नहीं जाती, तो इस डिहाइड्रेशन की वजह से उनके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने समझें कि जी कि आप रोज़े रख रहे हैं और आप दवाई खा रहे हैं और आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो वो तो आप फिर जारी रखें। लेकिन जहाँ पे आप समझें कि आपको कोई तकलीफ़ हो गई है, कमज़ोरी होनी शुरू हो गई है, चक्कर आने शुरू हो गए हैं, या आपके टेस्ट ख़राब होने शुरू हो गए हैं, तो फिर बीच में से गैप दे के 1 या 2 दिन का गैप दे के रोज़ा रख सकते हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ ये है कि आपकी दवाई जो है सुबह की और शाम की वो आपने ज़रूर लेनी है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि जो पेशाब आवर गोली लेते हैं वो क्योंकि पानी नहीं पीते, तो उसमें दिन के वक्त डिहाइड्रेशन या पानी की कमी होने की वजह से गुर्दों पे असर पड़ सकता है। ज़रूरी है कि आप सहरी के वक्त और अफ्तारी के वक्त पानी ज़्यादा पिएँ, चिकनाई का इस्तेमाल कम करें, मिठाई जो मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, नमक का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि उससे फिर जैसे जो हमारा नॉर्मली अफ्तारी का होता है कि इतने लवाजमात होते हैं जिसमें समोसे भी, पकौड़े भी और चाट भी, और सब में नमक वगैरह जो है ज़्यादा होता है और चिकनाई जो है वो ज़्यादा होती है, तेल ज़्यादा होता है, वो आपकी सेहत के लिए मुज़र होता है। इसी तरह जो लोग पराठे खाते हैं वो सुबह पराठे खाते हैं, पराठों की वजह से पेट पे बोझ पड़ता है और पेट पे बोझ होने की वजह से दिल के ऊपर बोझ पड़ता है और दिल के जो है वो अटैक हो सकते हैं और आपको तकलीफ़ हो सकती है। कुछ लोग जो हैं उस डर से बहुत ज़्यादा खाते हैं सहरी के वक्त के दिन के वक्त भूख ना लगे, वो ओवर ईटिंग हो जाती है, वो आपके लिए नुकसानदेह है। फिर कुछ लोग जो है अफ्तारी के वक्त ओवर ईटिंग हो जाती है, जब भूख लगी होती है और जो सामने इतनी चीज़ें पड़ी हों तो वो आप खाते हैं तो उससे मसला हो जाता है। उसमें से मेरी यही मशवरा होगी, शाम को कोशिश करें खजूर के साथ आप अफ्तारी करें और थोड़े वक्फे बाद नमाज़ पढ़ने के बाद आप अपना खाना खा लें, ताकि बहुत से जो बाकी लवाजमात हैं उससे आप बचे रहें। और कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन रोज़ाना करेंगे तो उससे चिकनाई भी बढ़ेगी और आपकी सेहत के लिए भी मुज़र होगा। सर एक कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फरोज बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सवाल कीजिएगा मेरी प्लीज़। 5 महीने पहले ईसीजी और एको हुई थी, वो जी नॉर्मल आई थी, लेकिन अभी भी बड़ा शदीद दर्द रहता है, चेस्ट में, दिल में बड़ा ठीक। शदीद दर्द रहता है। आपकी उम्र कितनी है? 28 साल। 28 साल। और आपको पहले से कोई बीमारी यानी शुगर, ब्लड प्रेशर तो नहीं है? शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है। जी, सिगरेट तो नहीं पीते? सिगरेट नहीं पीता। ठीक है। और आपकी फैमिली में दिल का मसला तो नहीं है? आपके फैमिली पेरेंट्स में में भी है, दिल में मसला नहीं है। किसी को दिल का मसला नहीं है? मुझे ये बताएं, जो आपने चेस्ट पेन बताई है, आपके एको टेस्ट हुआ था, इसके अलावा भी कोई टेस्ट हुआ था जो इजेक्शन फ्रैक्शन 60% आ रहा था। सॉरी? इजेक्शन फ्रैक्शन 60% है 60? मेरा एको में। जी। और क्या आपके ईटीटी टेस्ट भी हुआ था? ईटीटी टेस्ट हुआ था, वो भी पॉजिटिव था, सही से आया था। वो ठीक आया था? नेगेटिव था कि पॉजिटिव था? ठीक आया था। वो ठीक आया था। ठीक है। तो अभी जो चेस्ट पेन होती है वो क्या चेस्ट के बिल्कुल सेंट्रल चेस्ट पेन है, छाती के दरमियान में दर्द होता है और चलने दिल फिरने में से दर्द दर्द होता होता है, है? लेफ्ट होता है, लेफ्ट में दर्द होता है। जी। और क्या ये किस वक्त कोई स्पेशल टाइम है जब दर्द होता है ये? दिन के टाइम होता है 5 बजे। दिन के टाइम होता है? जब आप वॉक वगैरह करते हैं तब होता है या ऐसे ही बैठे बैठे भी हो जाता है? बैठे बैठे भी हो जाता है। ठीक है। और क्या ये दर्द की दवाइयों से ठीक हो जाता है, पेन किलर से? पेन किलर ट्राई नहीं किया। और वो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया? क्या बाजू घुमाने के साथ भी ये दर्द होता है? नहीं, बाजू घुमाने के साथ ही दर्द होता है। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर इस्लामाबाद से कॉल थी और रिलेटिवली यंग है, 28 साल इनकी उम्र है और कुछ महीने पहले टेस्ट कराए थे इन्होंने जो कि नॉर्मल थे, पर जो चेस्ट पेन है कहते हैं वो जा नहीं रहे और इसी सिलसिले में इन्होंने फ़ोन किया था। हाँ, उसमें आई थिंक इनकी उम्र इतनी थोड़ी है और ईटीडी भी इनका नेगेटिव आया है, तो उसमें इस उम्र पे ज़रा चांसेस कम होते हैं, लेकिन कोई उम्र भी इम्यून नहीं है। तो इन्हें ईटीडी नेगेटिव आई है और पेन किलर कोई ना कोई डॉक्टर साहब को दिखा गया कि जिन्होंने ईटीडी एडवाइस की थी, जिसके पास पेन के साथ गए थे, उन्होंने कोई ना कोई दर्द वाली दवाई तजवीज़ की होगी। वो दर्द वाली दवाई लेके देखें, ज़्यादातर इनका जो दर्द है वो पट्ठों का दर्द लग रहा है, उसमें दिल वाला दर्द नहीं लग रहा। लेकिन उसके बावजूद भी शक रहे और उस शक के लिए फिर ज़रूरी है कि एक दफ़ा आप सीटी एंजियो करवा लें। वो सीटी एंजियोग्राफी हो जाए तो फिर इनके लिए वो अगर नालियाँ साफ़ आ जाए तो फिर इन्हें फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। इस उम्र में ज़्यादातर जो होता है वो पट्ठों का दर्द होता है और सिंपल पेन किलर से वो ठीक हो जाता है।
Okay, सर एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी 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 अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जी लाहौर से बोल रहा हूँ। चौधरी अख्तर प्रोफेसर तलब कियानी हैं, उनका प्रोफेसर तलब कियानी अमेरिका में होते हैं, उनका दोस्त हूँ। जी जी असगर साहब सवाल कीजिएगा। जी जी, वो मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और मुझे 2000 के राउंड अबाउट अटैक हुआ था। जी उसके बाद मैंने सारे टेस्ट वगैरह कराए और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में गया और सारे टेस्ट वगैरह कराए और उसके बाद उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी की। वो जो जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे किए। उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन पे लगा दिया। उन्होंने कहा जी आपके 2 वाल्व बंद हैं और आप जो है ये जो है ना ये आपको मेडिसिन पे जाना पड़ेगा। तो मतलब अब मैं पिछले 15 से 20 साल हो गए मुझे तकरीबन जो है ना अपना जो है ना मेडिसिन मेरी हैं सस्टैक 6.4 मिलीग्राम सुबह के टाइम, ठीक है। जस्ट टेल 5 मिलीग्राम और नोक्लोट और कंकोर 5 मिलीग्राम जी और नॉर्वेसिक 5 मिलीग्राम। जी ये सुबह की है। ठीक है। और शाम की जो मेरी है जी वो है सस्टैक यही वाली 6.4, जी जी लेपोजिस 20 मिलीग्राम, जी नॉर्वेसिक 5 मिलीग्राम, जी कंकोर 5 मिलीग्राम जी और लेक्सोटनल जो है वो आधी टैबलेट है। ठीक है। अच्छा, मेरा मसला ये है जी, मुझे ये कोई एलर्जी टाइप होगी हुई है जी। मैं डॉक्टर साहब से मशवरा करना चाहता हूँ। मुझे जो है ना मेरी एलर्जी होगी हुई है, नाक और गले में एलर्जी टाइप हो जाती है और उसमें ना फिर पेट में मेरा प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे तो इन मेडिसिन से मैं बट ठीक हूँ, मैं वॉक शॉक करता हूँ। मेरी एज इज राउंड अबाउट 64 जी और मैं वॉक शॉक ठीक ठाक करता हूँ और जो है अपना ना मतलब मुझे कोई पेन वेन नहीं होती मेडिसिन के ठीक साथ। है। लेकिन मेरा जो असल मसला है ये जो एलर्जी है, इससे फिर जो है ना मेरे पेट में प्रॉब्लम आती है। तो देखें, इनमें डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि जी मेरा कोई ऐसा तो नहीं है जी कोई टैबलेट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है। आप 15 सालों से यही मेडिसिन खा रहे हैं और ये एलर्जी आपको कितना अरसा पहले शुरू हुई है? अच्छा, एलर्जी जो है ये मुझे तकरीबन इसको हो गया है तकरीबन 3 एक साल हो गए 3 और क्या और ये? मुझे ये डिस्टर्ब काफी कर रही है। जी ये आपने कोई 3 साल पहले कोई मेडिसिन चेंज तो नहीं हुई जिसके बाद ये नहीं शुरू? जी नहीं, वो मैं डॉक्टर अच्छा। अपने और ये अपने एलर्जी आपकी अपने क्या हार्ट है, के यानी डॉक्टर के पेट खराब हो जाता है या दाने निकल आते हैं मुंह पे, क्या होता है? ये दाने निकल आते हैं, मुंह के अंदर दाने निकल आते हैं और वो जिस तरह ब्लड के दाने नहीं होते। जैसे खून के जिस तरह डॉट्स डॉट नजर आते हैं, ऐसे नजर आते हैं? हाँ हाँ हाँ, खून के डॉट्स बन जाते हैं अंदर मुंह के अंदर। ब्लीड तो नहीं, खून निकलता तो नहीं है कहीं उनमें खून से? निकलता है जी, वो बाद में खुद ब खुद ही निकल जाता है। ठीक है। आपने आखिरी दफा अपने ब्लड टेस्ट कब कराए थे? अच्छा, ब्लड टेस्ट मैं उनके साथ कराता रहा हूँ, जैसे जैसे कभी मतलब जब वो कहते थे तो कराता था। जी तो मैं उनके पास गया भी था, डॉक्टर हार्ट वाले डॉक्टर के पास, वो नदीम याद साहब हैं। जी जी उनको मैंने चेक कराया था तो वो मेरे डॉक्टर हैं। उनको मैंने कहा कि मैंने कहा जी मुझे लगता है कोई मेडिसिन में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं कोई आ रही, मेरे पेट के अंदर जो ये एलर्जी टाइप ये पेट में जाके खराबी भी करती है और प्लेट में मेरा काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी उन्होंने मेरी कोई टैबलेट चेंज नहीं की। ठीक। आपके प्लेटलेट काउंट ठीक था? प्लेटलेट मेरे ठीक है, बाकी ठीक सारा कुछ जो है ना ठीक। मेरे और ये बता दीजिए कि आपका दिल कितने % काम कर रहा है एको के दिल ऊपर? मेरा जी 45% काम कर रहा है। 45%। और आपको क्या शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर मेरा है। ब्लड प्रेशर की तो मेडिसिन मेरे इसके अंदर है ना। ठीक तो है। अभी जब से मैं मेडिसिन ले रहा हूँ आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है। और आज सुबह मैं 5 से 6 किलोमीटर वॉक करता हूँ। कोई एलर्जी की गोली भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप? नहीं जी, एलर्जी की गोली मैं तब इस्तेमाल करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई है और पेट में प्रॉब्लम, अंदर जाके प्रॉब्लम हो रही है, फिर मैं एलर्जी की। या आपने कभी किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया है इसके लिए? स्किन को एक डॉक्टर को मैंने एलर्जी वाले को दिखाया था। जी तो उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया था ये टैबलेट जो है ना। लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि जी आप ये जो आपकी हार्ट की मेडिसिन है इसमें कोई मेडिसिन चेंज होने वाली है। नहीं, जो आपने स्किन की स्पेशलिस्ट को दिखाया था उन्होंने कौन सी दवाई दी थी, आप नाम याद है कि नहीं? नाम नहीं याद? हाँ, उसका नाम जो है जी ये जो मैं टैबलेट कभी कभी लेता हूँ, कैस्टीन कैसे उससे फर्क पड़ा था? 10 मिलीग्राम। उससे बस कभी जब मेरा ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो मैं एक आध गोली रात को ले लेता हूँ, तो फिर मुझे अगले दिन आराम आ जाता है। 5-6 दिन के बाद फिर हो जाता है। तो कोई रिसेंट आपने कार्डिक टेस्ट कराए हैं अपने? कार्डिक टेस्ट जी ये आज से 3 साल पहले मैं CMH लाहौर में
मेरा जो है ना वो मैंने कराया था एंजियोग्राफी। जी तो उसमें वो जो पुराना वाला था वही आया था। उन्होंने कहा वो कर्नल साहब थे कोई, ये जो लाहौर वाला जो जी है जी अपना जी जी ये मैच, उसमें मैंने कराया था। तो कर्नल साहब ने मुझे कहा था कि जी जूं का तू है। जूं का तू का मतलब यही है कि जी जी जो आपका पहले आ रहा है ठीक है रिजल्ट पहले वाला ठीक है वैसा ही है। 2 वेन्स बंद हैं और बाकी जो है ना हार्ट 45% ठीक 45 40 40 ठीक 45% ठीक। काम करता है। और आपके किसी जिस्म के दूसरे हिस्से पे भी धब्बे तो नहीं, नीले धब्बे तो नहीं पड़ते? नीले धब्बे नहीं पड़ते, कोई नीले, धब्बे नहीं पड़ते। ठीक। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपके सवाल का जवाब देते हैं। सर ये लाहौर से असगर साहब ने कॉल की, 64 ईयर्स इनकी उम्र है और इनका दिल 45% इनका एजेक्शन फ्रैक्शन है। 2000 से ये हार्ट अटैक की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें सस्टेक, जेस्ट्रिल, नोक्लॉट, कॉनकोर, नॉर्वेस, क्लिपिगेट और लिक्सोटिनिल ये इस्तेमाल करते हैं। एलर्जी का कुछ प्रॉब्लम है? एस्पिरिन तो नहीं ले रही? नोक्लॉट का जिक्र किया सर इन्होंने। ठीक है। एलर्जी हो जाती है सर, इस बारे में पूछना और हो सर। सकता है कि इनका ये जो एलर्जी वाला सिलसिला है इससे टोटली मुख्तलिफ हो। इसमें से अगर एक स्किन स्पेशलिस्ट को सही तरीके से दिखा दें, और इसमें से बेस्ट यही होता है कि आप एक एक करके एक दवाई को एक हफ्ते के लिए बंद करके देखें कि आपकी एलर्जी उससे ठीक तो नहीं होती है। जब दवाई बंद होती है हफ्ते के लिए, तो आपकी वो जो एलर्जी वाले सिम्टम्स हैं वो ख़त्म तो नहीं हो जाते। अगर वो ख़त्म होते हैं तो फिर वही एलर्जी, वही दवाई आपको प्रॉब्लम कर रही है, फिर वो बंद करते हैं। क्योंकि एलर्जी तो किसी चीज़ से भी हो सकती है, मल्टीविटामिन से भी एलर्जी हो सकती है, कोई भी दवाई लें तो उससे एलर्जी हो सकती है, हर एक की एलर्जी मुख्तलिफ होती है। तो ये एक एक बंद करके ज़रा देखें कि इनकी एलर्जी ठीक होती है कि नहीं होती है। उसमें से हो सकता है कि इनकी पता चल जाए कौन सी दवाई ने तंग करी है, या उस एलर्जी का इन दवाइयों के साथ बिल्कुल कोई तल्लक ना हो, एलर्जी टोटली मुक्त उससे अलग हो, दिल की जो बीमारी है उससे अलग हो और दिल की दवाइयों से अलग हो, और दिल को दवाइयों से उसका कोई ताल्लुक ना हो। तो ये एक दफ़ा अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, वो ज़रा फिर थोड़ा बहुत इनको गाइड कर देंगे। और जो कैस्टीन है, जब एलर्जी जिन दिनों में ज़्यादा है, कैस्टीन को सुबह और शाम, अगर सुबह नहीं ले सकते तो क्योंकि उससे थोड़ी सी कई दफ़ा कुछ लोगों को गुनूदगी होती है, तो रात को एक खाने के बाद एक गोली ले लिया करें। और वो सीज़न जिसमें ये ज़्यादा एलर्जी महसूस करते हैं, नॉर्मली जिनको एलर्जी होती है, फिर ये सीज़न जो हमारा बाहर वाला सीज़न जा रहा होता है, इसमें पोलन वगैरह ज़्यादा होता है, एलर्जी इसमें ज़्यादा होती है, तो वो अगर ज़्यादा होती है तो इन दिनों में फिर कैस्टीन बेशक सुबह शाम ले लिया करें। लेकिन इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये अपनी एक दफ़ा एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को ज़रा दिखा लें। ठीक है सर, एक और कॉल ले जी। लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद शफीक बोल रहा हूँ सर, अब्तबाद से। जी सवाल कीजिएगा। सर ये मेरी वाइफ की एज है 65। जी तो प्रेजेंटली वो बीपी की गोली कोटासमी 40 भी इस्तेमाल कर रही हैं, जी लोप्रीन भी, और एक शुगर के लिए ग्लूकोफोन या इस किस्म की चीज। जी वो सारी दवाएं हैं वो सुबह नाश्ते के बाद लेती हैं। ठीक है। तो अब रमजान में ये तीनों गोलियां इकट्ठी लें या कोई शहरी में और कोई अफ्तारी में, इनकी कोई चेंज कर सकते हैं किस तरीके से, अगर मतलब है? ठीक, क्या उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे है टेस्मी के साथ? हाँ जी जी। ठीक है। और शुगर भी कंट्रोल में रहती है? हाँ बिल्कुल जी। तो वो ग्लूकोफेज जो शुगर की जो आपने दवाई बताई, वो क्या दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करती हैं? हाँ एक दफा एक दफा। ठीक है। और बाकी चेकअप बाकी सब कुछ ठीक है, इनमें कोई मसला नहीं है, ऐसा ही है? नहीं नहीं, बाकी इंशाल्लाह कोई नहीं है। ठीक है। आपने लास्ट टाइम शुगर टेस्ट कब कराया था? ये तकरीबन 2 महीने की बात है, मेरे ख्याल में दिसंबर या जनवरी में कराया था। जी ये और क्या? वो भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन ये जो डॉक्टर साहब ने वो कहा था जी कि ये मतलब है ये इस्तेमाल कर लें गोली। गोली इस्तेमाल करते रहे। ये ऐसे तो नहीं चेक किया कभी कि सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट शुगर कितनी होती है और खाने के घंटे 2 घंटे बाद कितनी शुगर होती है? क्या ऐसे टेस्ट नहीं, इसका रैंडम चेक करवाया था डॉक्टर साहब ने। जी जी, वो कितनी आई थी? वो मेरे ख्याल में 128 या इस तरह थी उस ठीक। वक्त। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर ये शफीक साहब कैप्टाबाद से कॉल की, उनकी वाइफ हैं, 65 ईयर्स उनकी उम्र है, 3 दवाइयाँ लेती हैं, टेस्मी, लोप्रेन और ग्लूकोफेज या शुगर की दवाई कोई एक ले रही हैं। जिस पूछना ही चाहते हैं कि रमज़ान में कैसे टाइमिंग होगी, रमज़ान से रिलेटेड क्वेश्चन है बेसिकली। हाँ, उसमें आई थिंक जो कई दफ़ा होता ही है कि रोज़ा और इतना लंबा हो जाता है कि उसमें से शुगर कम हो सकती है। तो उसमें ज़रूरी है या तो आप सहरी भी फिर सही तरीके से करें, अफ्तारी भी सही तरीके से करें, या फिर जो शुगर की गोली है उसकी डोज आप हाफ़ करके देख लें। अगर हाफ़ के साथ आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल रहती है तो फिर उसको
हाफ ही रहने दें, और अगर वो बढ़ती है तो खाने पीने के साथ उसी हिसाब से खाना कम करके या खाना मुनासिब करके, जो कि आपने सहरी और अफ्तारी मुनासिब हिसाब से ही लेनी होती है, तो उसमें से फिर वो दवाई, अगर शुगर ऊपर चली जाती है तो फिर आप डोज बढ़ा सकते हैं। जहाँ पे शुगर वाले वो मरीज़ जिनका रमज़ान में शुगर का कंट्रोल ख़राब हो जाए, और खाने, एक तो होता ही है कि शुगर के मरीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसकी मैयत किस्म की जो खुराक होनी चाहिए, कि कितना उसने सुबह खाना है, कितना शाम को खाना है, मीठा बीच में खाना है कि नहीं खाना। मीठा मीन के फ्रूट वगैरह या फ्रूट चाट ऐसी, मीठा बाकी तो बिल्कुल नहीं, आपको मना है, आप चीनी तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसकी जगह पे स्प्लेंडर या कैंडल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इरेटिक है और शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर रोज़ा ना रखें, क्योंकि वो शुगर कहीं हाइपोग्लाइसीमिया कम होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा होगी तो डायबिटिक कीटोसिडोसिस का डर होता है, वो अगेन एक बहुत बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होती है, और उसको ट्रीट करना फिर कई दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो जो जिनकी शुगर आराम से कंट्रोल रहे, दवाई इस्तेमाल करें, और जो है डाइट के साथ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो वो बेशक रोज़ा अपना जारी रख ले। कुछ लोगों की शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाती है रमज़ान के दौरान, क्योंकि वो जो मंचिंग और जो खाम खा का जो खाना पीना होता है दोपहर वाला, वो रुक जाता है, तो वो जो ओवर ईटिंग की वजह से, कुछ ज़्यादा खाने की वजह से जो शुगर ऊपर जाती है वो कंट्रोल हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है, आपके जो शुगर वाले जो डॉक्टर हैं जिनको आप दिखाते हैं उनकी एडवाइस पे अमल करें, जिस हिसाब से आपकी डोज एडजस्ट करें वो करनी चाहिए। इंसुलिन वाले हैं, इंसुलिन वालों को तो नॉर्मली ये है कि उन्हें नहीं रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि उनका डर होता है कि लो ना हो जाए, लो हो जाएगी तो फिर वो खाने पीने से इज्तनाब करेंगे तो उस दौरान ही वो बेहोश भी हो सकते हैं और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया से। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अपने जो डॉक्टर्स हैं जो आपकी शुगर कंट्रोल करते हैं, स्पेशली जिनकी शुगर बुरे तरीके से चल रही है, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हुई है, उनके लिए रोज़ा रखना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। सर, एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। अगर आप प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 945003 नाजरीन, आज हम स्पेशल प्रोग्राम रमज़ान के पहले है तो इस सिलसिले में कर रहे हैं, और बहुत से मुफीद मशवरे जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उनके लिए। इसी सिलसिले में एक सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों को इसी साल स्टेंट पड़ा है, यानी उनको साल मुकम्मल नहीं हुआ और बाईपास हुआ है या स्टेंट डला है, और वो दवाइयाँ खून पतला करने वाली 2 दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और बाकी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में क्या मशवरा होगा कि क्या वो किसी सूरत भी रोज़ा रख सकते हैं या वो ना रखें, क्या करें? नॉर्मली तो ये एडवाइजेबल यही है कि जिन लोगों को स्टेंट पड़ा हुआ है या सर्जरी हुई हुई है उनको पहला साल रोज़ा नहीं रखना चाहिए। स्टेंट में ख़ास तौर पे इसलिए कि स्टेंट को अपने कवर होते हुए या उसके ऊपर वो जो टिशू या गोश्त उसके ऊपर चढ़ता है उसको 1 साल लगता है, अदरवाइज़ वो नंगा पड़ा होता है, और उसमें से अगर आप डिहाइड्रेशन या कोई आप मेडिसिन अपनी जो खून पतला करने वाली बंद करें तो उसके ऊपर क्लॉट बनने के या खून जमने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि साल के बाद जब वो कवर हो जाए सारा तो उसके बाद आप रोज़ा रख सकते हैं, और कहीं पे रोज़े के दौरान उस वक्त भी तकलीफ हो तो आप रोज़ा छोड़ के बीच में 1-2 दिन का गैप डाल के रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर साल मुकम्मल नहीं हुआ तो यही मशवरा है कि रोज़ा ना रखें, दवाइयाँ बाकायदगी से रखें, लें, और अगले साल जब साल पूरा हो जाए फिर आप अपने रोज़े रख सकते हो। बाईपास वालों का भी यही होता है कि चीज़ें सेटल हो रही होती हैं, डिहाइड्रेशन में अगेन वो नए नए बाईपास लगे होते हैं, डिहाइड्रेशन से वहाँ पे क्लॉट बनने का डर होता है। तो उसमें आप भी जो है मशवरा ये है कि पहले साल आप रोज़ा ना रखें, और इस साल जब गुजर जाए तो फिर आराम से अपने रोज़े रख सकते हैं। ठीक है सर, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैं बोल रहा जी, था इस्लामाबाद से। जी सवाल कीजिएगा। जी, सवाल मेरा ये था कि 2006 में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, मेरी जो पल्स थी हार्ट की, वो अब नॉर्मल होना शुरू हुई। जी, ज़्यादा तेज़ होने लगी थी? नहीं, अब नॉर्मल, यानी कभी तेज कभी आस्ता, कभी जी, रुक जाती, कभी ठीक है। तो फिर मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। तो मुझे वहाँ पे कॉर्डरान की टेबलेट दी, ठीक। इसका वो लगाया गया, मुझे इंजेक्शन लगाया गया कॉर्डरान। जी उसकी वजह से काफी बेहतरी आ गई। जी तो तकरीबन 1 हफ्ता मुझे न रखा, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ये कॉर्डरान टेबलेट जो है वो फिर मुझे दे दी। जी उसके साथ अस्कार टेबलेट थी जी और कोई उसकी टेबलेट थी मेरे।
तो वो प्रॉब्लम जो है अभी भी मुझे हो रही है वो ना। आपका दिल का एको हुआ होगा, उसमें आपका दिल ठीक था, उसमें कोई मसला तो नहीं था? सारे टेस्ट मेरे ठीक आए जी। और दिल का कोई वाल्व लीक तो नहीं कर रहा था, या दिल की कोई कमजोरी तो नहीं थी? एंजियोग्राफी भी हुई थी। एंजियोग्राफी भी नॉर्मल थी? जी एंजियोग्राफी भी नॉर्मल थी, सारा कुछ मेरा ना। सारी चीजें ठीक निकली थी? जीबी को मेरी बहुत दफा हुई। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं निकला? जी जी। ठीक है। और अपनी उम्र बता दीजिए, आपकी एज क्या है? 64 है। सॉरी? 64। 64। ठीक है। और क्या आपके ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं? थायराइड का टेस्ट, बिल्कुल किडनीज का टेस्ट, ब्लड सीपी, बाकी सारे टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं? बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है। कोई भी मेरा ठीक है। ठीक। अभी आप दवाइयाँ क्या इस्तेमाल करते हैं? अभी मेरी मैंने चेंज की थी कुछ ऐसा पहले, कंकोर दी थी मैंने, जी। और रोप थी वो, और अस्कार्ड थी। जी। बस यही 2 दवाइयाँ ले रहे हैं? जी 3 दवाइयाँ हैं। जी। एक रोप है उसकी कस्टोल की, और एक अस्कार्ड है, और एक जो कंकोर है। ठीक है। ठीक। और इससे आप क्या, आपको कोई मसला तो नहीं होता? कभी कभी हो जाता तो वही धड़कन तेज हो जाती है? है, बस वो कभी तेज कभी आस्ता, कभी तेज कभी आस्ता। ठीक है। और क्या जो उन्होंने, अच्छा मैं शायद कॉल ड्रॉप हो गई है सर। ये इनकी दिल की धड़कन का कोई मसला है बता रहे हैं, और 64 ईयर्स इनकी उम्र है, कॉनकोर, एस्कार्ड और एक कोलेस्ट्रॉल की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। धड़कन अभी भी कभी तेज़ और आहिस्ता हो जाती है, इस बारे में पूछना चाहता हूँ। और जो इन्होंने बता रहे थे कि एंजियोग्राफी ने करवाई है वो नॉर्मल जी आई? सर, और एको भी नॉर्मल थी। अच्छा, ये कब, ये बताया उन्होंने कब आई थी नॉर्मल? ये नहीं बताया, 2006 में ही ये सारे कहते हैं टेस्ट। और अभी कौन कौन सी डोज में ले रहे थे? डोज नहीं बताई हाँ, सर। उसमें आती है ना, दोबारा ज़रा चेक करवाने की ज़रूरत है। ऐसे जो मरीज़ होते हैं जिनकी धड़कन तेज़ होती है, उसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। कुछ सिग्नल एवरेज ECG होती है, 24 आवर होल्टर मॉनिटर, यानी 24 घंटे दिल की जो हार्ट बीट है वो रिकॉर्ड की जाती है। देखते हैं कि उसमें से कहीं कोई रिदम का गड़बड़ तो नहीं है, ज़्यादा आहिस्ता या ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो जाती, फिर उसी हिसाब से दवाई देते हैं। तो वो जब तक वो रिपोर्ट सामने ना हो, कौन कर ये पहले ले रहे हैं, डॉक्टर साहब को चेक करवा के हम यहाँ से कोई दवाई अगर इन्हें सजेस्ट करते हैं तो इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। वो जो ये ECG आप देख लेते हैं और बाकी हार्ट रेट देख लेते हैं या बाकी टेस्ट देख लेते हैं, फिर उस हिसाब से आप दवाई तजवीज़ करते हैं। फ़िलहाल इन्हें चाहिए कि वो कॉनकर इस्तेमाल करते रहें। वो डॉक्टर साहब जो इन्हें देखते हैं उनसे कहें जी कॉनकर को बदल के कोई और दवाई, कोई कॉर्सल या मिरोल या मेप्रेसर टाइप कोई ऐसी कोई गोली उन्हें दे दें। लेकिन वो डॉक्टर साहब ही एक दफ़ा जब मायना करेंगे, इनकी ECG देखेंगे कि क्या इनके लिए सेफ़ है इस तरह की कोई मेडिसिन देनी, तभी वो दे सकते हैं। लेकिन अपने टेस्ट अपने सारे ज़रूर करवा लें। 24 आवर होल्टर मॉनिटर है, ETT उन्होंने बताया कि पहले नॉर्मल आया था, उसमें कोई चीज़ नहीं आई थी। अगर वो टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं तो फिर फिक्र वाली कोई बात नहीं। कई दफ़ा होता ही है कि आपसे ये सारे टेस्ट करवाते हैं और आपके सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं और आपको कोई किसी इस किस्म की कोई बीमारी निकलती नहीं है। तो होता ये है कि कई दफ़ा आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी भी तेज़ है, कोई मिस्ड बीट हो जाए, तो आप उसके इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो महसूस आपको होता है कि वो आपको डिस्कम्फर्ट हो रही है और वो हार्ट बीट आपको तंग कर रही है। तो उस सूरत में आपने कोई ना कोई एंग्जाइटी वाली कोई चीज़ जो ऐसी ले लेनी है जिसमें से आप रिलैक्स हों और आपको ये तकलीफ हो। लेकिन फिर भी आती है कि एहतियातन ज़रूरी है कि जो मैंने टेस्ट बताए हैं वो टेस्ट एक दफ़ा करवा लें। अगर वो भी नॉर्मल आ जाए तो फिर वो अच्छा, इनके लिए अच्छा हो जाएगा। कोई ऐसा कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। वो उसमें सर कोई बेहोशी वगैरह अगर हो जाए, वो सीरियस साइंस होते हैं अगर? जी बिल्कुल। अगर आपको दिल की धड़कन तेज़ हुई है और बीच में चक्कर आ गए, पसीना आ गया और आप कहीं गिर गए हैं या बेहोश हो गए हैं, तो वो सिग्निफिकेंट, वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल होती है। उसके लिए फिर आपको दाखिल होकर सारे के सारे टेस्ट करवाने चाहिए। और ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि कई दफ़ा होता है कि उस रिदमिया की वजह से, तेज़ या स्लो हार्ट बीट की वजह से आपका दिल कई दफ़ा बंद हो सकता है, आपका दिमाग भी बंद हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है या वैसे ही आपकी जान जा सकती है। उसको तशखीस करवाना बहुत ज़रूरी है और फिर जो उसका इलाज, मुमकिन इलाज है, वो करवाना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, अली रजा बोल रहा हूँ जी क्वाडा से। जी सवाल कीजिएगा अली साहब। जी छोटे भाई, मेरे सीने में दर्द होती है जब मैं चलता हूँ, तो लेटे हुए भी नहीं होती, ना बैठे हुए होती, चलते हुए होती बस। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 50।
50 ईयर। और आपको क्या शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर भी नहीं है। बीपी मेरा मैं डेली भी चेक करता हूँ, 110 15 20 तक होता है बस। ठीक है। और आपके और बहन हार्ट भाई, बीट भी मेरी 70 से 70 से 80 तक होती है। आपके बहन भाइयों में या वालिदैन में किसी नहीं को? नहीं जी, नहीं, शुक्र किसी को अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं। ये आपको जो चलने पे दर्द शुरू और हुआ है? ये 2 ढाई साल से है। मैं अक्सर लोगों से, डॉक्टरों से दवाई वगैरह ली है। जी। मैंने ईटीडी भी कराई, वो भी ठीक है। मैंने ईसीजी भी कराई, वो भी ठीक है। ठीक है। और आप आजकल भी कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं या? नहीं, मैंने कभी कभी अपने तौर पे लोप्रीन वगैरह कभी कभी ले लेता हूँ। कितना चलने के बाद आपको छाती में दर्द शुरू हो मैं जाती है? तकरीबन कोई मस्जिद तक जाता हूँ, 1/2 किलोमीटर तकरीबन, तो रास्ते में जब खड़ा हो जाता हूँ उसी वक्त ठीक भी हो जाती है। क्या सांस भी चढ़ती है साथ? नहीं नहीं, शुक्र और क्या अल्हम्दुलिल्लाह। ये दर्द जो है वो जबड़ों में या बाजू में भी जाती है या? नहीं, ना राइट में, ना पीछे, ना आगे, किधर भी नहीं, सिर्फ दरमियान में, सीने में। ठीक हो गया। आपने ईटीटी और एको के अलावा कोई और टेस्ट भी कराए हैं? नहीं, और नहीं करवाया मैंने। ठीक है। और क्या लोप्रिन लेने से आपको इस दर्द में आराम या बेहतरी नहीं, कोई में? फर्क नहीं। कोई मैंने 2-3 डॉक्टरों से 2.5 साल से कभी ली है, इधर उधर डॉक्टरों से, कोई नहीं फर्क पड़ा आज तक, किसी दवाई से भी नहीं फर्क पड़ा। ठीक है। आप अभी इधर मैंने सब दवाइयां छोड़ दी हैं, तो बस ठीक हूँ, लेकिन चलते हुए कभी कभी हो जाती है, खासकर स्पेशली खाने के बाद। या आजकल दूध पी लिया, मीट खा लिया, उसके बाद चावल खा लिए स्पेशली, फिर दर्द होता है महसूस हुआ, वरना ज्यादा नहीं। ठीक है। आप इस्लामाबाद में ही रहते हैं? नहीं जी, मैं उकाड़ा भी। उकाड़ा से आप कॉल करें। और क्या आपको मैदा जलन शलन भी होती है या जलन नहीं होती? नहीं नहीं, वो भी नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड टेस्ट सारे ठीक हैं? वो ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोलेस्ट्रॉल का तो मैं नहीं कह सकता, थोड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा ब्लड सब ठीक है। ठीक है। वो बता सकते हैं कितना ज्यादा है? ज्यादा डॉक्टर ने कई 2 दफा मुझे दी है दवाई, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। वॉक शॉक मैं करता हूँ तो, लेकिन दर्द की वजह से फिर मैं वॉक नहीं करता, वो मुझे ज़हन में नहीं है अभी कितना ज्यादा है। जी, आपने बताया आपके बहन भाइयों और वालिदैन में ये बीमारी नहीं, नहीं शुक्र है? अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं किसी को नहीं। और आप सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक हाथ भी नहीं लगाया, पीना तो बड़ी दूर की बात है। ठीक। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, ये अली साहब थे, उकाड़ा से कॉल की। 50 साल इनकी उम्र है और चेस्ट पेन इनको होती है, चलने पे होती है, और उन्होंने कुछ बेसिक टेस्ट कराए हुए हैं जो कि नेगेटिव थे, उनमें कोई मसला नहीं था, पर पेन अभी भी है और रहती है और चलने पे आती है सर, और खाने के बाद भी कुछ ये मसला? देखिए, ये इनका तो टिपिकल हार्ट वाला, ये दिल वाला दर्द है। इसके बारे में कोई शक नहीं है, और ये बहुत देर हो गई इनको ये दर्द होते हुए, और अभी तक ये खुशकिस्मत है कि इन्हें अभी तक कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ या छोटा मोटा कोई डैमेज नहीं हुआ। इन्हें चाहिए कि फ़ौरन अपने कार्डियोलॉजिस्ट जो है उन्हें रब्ता कायम करें, और इनकी एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। बाकी कोई टेस्ट बता नहीं रहा, तो एंजियोग्राफी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो 100% हमें बताता है कि नालियाँ कितनी बंद है और इनका इलाज क्या होगा, क्या दवाइयों से इलाज होगा या स्टेंट वगैरह डलेगा या बाईपास की ज़रूरत होगी। तो इन्हें फ़ौरन चाहिए कि दवाइयाँ शुरू करें, सिर्फ लॉपरन नहीं बल्कि 3-4 दवाइयाँ दिल की वो इन्हें शुरू करनी पड़ेगी, और एक गोली जो एंजियोस्टेट ज़ुबान की नीचे रखने वाली है वो हर वक्त इनकी जेब में होनी चाहिए। जहाँ पे इन्हें दर्द शुरू हो वहाँ पे रुक जाएं, और दर्द ठीक हो जाए तो फर्स्ट क्लास, अगर ना दर्द ठीक हो, चलती रहे, तो फिर इन्हें ज़ुबान के नीचे वो गोली रखनी है। तो दवाइयाँ डॉक्टर के पास जाके 2-3 किस्म की दवाइयाँ वो ज़रूर लिखवा लें, और अपनी एंजियोग्राफी फ़ौरन करवाएं। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सदीक बोल रहा हूँ जी, वाकंड से। जी सदीक साहब, सवाल कीजिएगा। मोहतरम, इस तरह कि मुझे 5 साल पहले एंजियोग्राफी करवाई थी, जी तो स्टेंट वगैरह नहीं डाला था, जी तो 50% कोई ब्लॉकेज थी, जिस वजह से डॉक्टर साहब ने स्टेंट नहीं डाला। जी तो और 5 साल से मैं मुतवातर मेडिसिन यूज कर रहा हूँ। जी तो शुगर का मसला उस वक्त तो नहीं था, तो अभी उस मतलब के कोई महीना 1.5 से ऐसा है कि बॉर्डर लाइन से ऊपर जा रहा है थोड़ा। ठीक है। तो एक तो ये पता करना था कि अब बॉर्डर लाइन से ऊपर हो रहा है, अगर तो ऊपर होए तो अभी, क्योंकि आजकल ओपीडी बंद है, तो फिर क्या इस्तेमाल किया जाए शुगर के सिलसिले में, अगर ज़्यादा आ जाती है। तो दूसरा ये है कि अभी मैं इतने अरसे से ये मेडिसिन जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, जी तो आया उसकी वजह से कोई मुझे ये घुटनों में तकलीफ होती है, दर्द वगैरह होती है घुटनों में और कूनियों में। ठीक है। तो मेडिसिन में मैं जो मेडिसिन ले रहा हूँ वो भी मैं आपको बता जी, देता बता हूँ। दीजिए। तो उसमें लोपरिन है, जी कार्सल है, जी नेट्रोमेंट, जी लिपिगेट। ठीक है। तो एलएफटी, आरएफटी और सीपी के टेस्ट मैंने 15-20 दिन पहले कराए थे, जी ये नॉर्मल ही आए जी। हैं। और शुगर का टेस्ट जो था वो बॉर्डर लाइन से 10 पॉइंट ऊपर था, फास्टिंग करवाया था जी, कितना था वो आपको याद हो तो? जी, 125 के लगभग।
ठीक है। और इसके अलावा कभी टेस्ट कराया हो तो वो कितना शुगर आई आती है आपकी? इससे पहले मतलब कि इतना अर्सा पहले मैं कराता रहा हूँ तो वो 90, 95, 85 इस तरह की आती रही है। जी, अभी सबसे ज्यादा जो 125 पे। जी ज्यादा कितनी आ जाती है जब ज्यादा आती है तो? ये अभी फास्टिंग वाली अभी मतलब कि 130 आई है। ठीक है, इसके इससे ज्यादा कभी नहीं आई? नहीं। ठीक है। तो ये जो अब और इतना मुतवातर इतने अरसे से मतलब जो मेडिसिन यूज कर रहा हूँ, आया इसकी वजह से ये घुटनों का दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा। एज जो है वो 55 है। 55 है, ठीक है। और ये बता दीजिए कि आपका बाकी जो टेस्ट आपने बताए वो तो ठीक है, लेकिन जी वो नॉर्मल है जी, जी वो नॉर्मल है। यूरिक तो एसिड का टेस्ट तो सीपी नहीं कराया है, कराया? सीपी जो है वो 15.6 है। ठीक है। और यूरिक एसिड का हेमोग्लोबिन टेस्ट तो नहीं उसमें कराया एचबी। आपने? जी यूरिक एसिड जी वो भी नॉर्मल रेंज में है जी। वो भी नॉर्मल है, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, ये वाक एंड से कॉल थी, सिद्दीक साहब थे। इनकी 5 साल पहले एंजियोग्राफी हुई। इन्हें दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं क्योंकि कुछ बीमारी है इनकी दिल के शरियानों में, जिसमें लोप्रिन, कार्सेल, नाइट्रोमेंट और लिपिगेट इस्तेमाल करते हैं। शुगर बताते हैं कि थोड़ी सी कभी हल्की सी हायर रेंज में आ रही है, और अगर बढ़ जाए तो इसका क्या करना है। 125, 130 तक फास्टिंग इनकी शुगर आई है सर। हाँ, उसमें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी शुगर कंट्रोल में रहे। बॉर्डर लाइन है, ये सिर्फ खुराक से, डाइट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इन्हें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी। अपना मीठा मुकम्मल तौर पे बंद कर दें, और फ्रूट में भी ज़्यादातर जो सेब या अमरूद वगैरह ले लें, और जब इनकी शुगर कंट्रोल हो जाए तो फिर बाकी फ्रूट भी ले सकते हैं। मीठा तो बिल्कुल ही, चीनी वगैरह और मीठी चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बेकरी का सामान है, मिठाई का सामान है, ये चीज़ें जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। और चाय में अगर डालना है तो स्प्लेंडा या कैंडल की गोली डाल के वो कर सकते हैं। और ये अगर कंट्रोल रहेगी तो इंशाल्लाह तबीयत इनकी ठीक रहेगी। और वो जो नालियाँ इनकी जो बंद है, जिसमें 50% बंद था और मेडिसिन के साथ वो करनी थी, वो ऐसे ही चलता रहेगा। और उसकी जो प्रोग्रेशन है या उसके आगे बीमारी बढ़ने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं, अगर आपकी शुगर कंट्रोल हो और आप वॉक वगैरह कर रहे हो और अपनी दवाई बाकायदगी से ले रहे हो। और अगर आपकी 50% बंद है और शुगर कंट्रोल नहीं है और ज़्यादा शुगर रहती है, तो फिर खून आपका गाढ़ा होता है और उस 50% के ऊपर क्लॉट बैठ जाता है, खून जम जाता है, फिर वो हार्ट अटैक कर सकता है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको शुगर है तो शुगर को नॉर्मल लिमिट में रखें, वॉक वगैरह रखें, दवाई अपनी जो है बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहें। और फिर 2-4 हफ्ते के बाद एक बार डॉक्टर साहब को जो है शुगर चेक करवा के दिखा दें। अगर विद इन नॉर्मल रेंज है तो फिर डाइट ही ट्राई करें और डाइट के साथ ही कंट्रोल करके रखें। बहुत सारी शुगर ऐसी होती है जिसको आप इवन 5-6 साल तक भी सिर्फ डाइट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं और आपको दवाई की ज़रूरत नहीं महसूस होती। लेकिन जब आपकी बेहतियाती खाने पीने में बढ़ती है और फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, या वेट आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, या गैर ज़रूरी किस्म का स्ट्रेस हो जाता है, उससे फिर शुगर बढ़ती है और वो फिर आपको नुकसान देती है। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? अजहर महमूद, मीरपुर, आजाद कश्मीर। जी, सवाल कीजिएगा। सर मैंने हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सर सलाम। मैं अजहर महमूद बोल रहा हूँ, मीरपुर, आजाद जी कश्मीर। जी, सवाल कीजिएगा। सर मुझे सर एक साल हो गया मैंने स्टेट डाला हुआ। जी, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता था, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल बेहतर ठीक हूँ। ठीक है। मैं सर ये चाह कि मैं रोजे रख सकता हूँ इस साल के? जी, आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 47। 47। और क्या आपको हार्ट अटैक के बाद स्टेंट डला था? नहीं पहले वैसे थोड़ी मुझे तकलीफ हुई थी। ठीक है। आपको क्या शुगर का मर्ज है, ब्लड प्रेशर? ब्लड शुगर है सर। शुगर है, और क्या वो कंट्रोल में रहती है? जी इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन कंट्रोल में, 110 112 से ऊपर नहीं जाती। ठीक है। स्टेंट डले पे किस महीने में डला था? सर तीसरे महीने में। तीसरे महीने में पिछले साल डला था, ठीक है। दिल का आपका फंक्शन कितना है? सर ये तो मैंने अभी चेक नहीं कराया क्योंकि वो दिल डॉक्टर का साहब भी जन्म वैसे नहीं दिल है। का एको हुआ होगा, उसमें कितने % दिल काम कर रहा है, कुछ आप अगर इल्म हो आपको? अब ठीक है। दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? दवाइयाँ जो सर इन्होंने ब्लड प्रेशर की दवा आती है, तो एक बस शुगर की इधर से रेगुलर मैंने दवाई लेता हूँ। ठीक है। और कोई तकलीफ नहीं है और आप ठीक हैं और चल फिर रहे हैं, ऐसा ही है? और कोई तकलीफ नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन। ठीक है। सिर्फ ये मैं इससे मालूमात लेना चाहता था कि मैं माह रमजान के रोजे रख सकता हूँ। ठीक है। और लास्ट टाइम ब्लड टेस्ट वगैरह ठीक थे? वो कितना अर्सा पहले कराए थे आप? सब कुछ ठीक था सर। ठीक है। सिगरेट तो नहीं पीते? ठीक है, कॉल ड्रॉप होगी। सर बेसिकली पूछना चाहते थे कि इन्होंने आज़ाद कश्मीर से अजहर साहब ने कॉल की, 47 ईयर्स उम्र है, शुगर मरीज है,
दवाइयाँ बाकायदगी से खा रहे हैं, 1 साल पहले स्टेंट डला था, रोज़े रख सकते हैं? हाँ, अगर उन्हें तकलीफ नहीं है, चलते फिरते अगर कंट्रोल में जा रही हैं, दवाइयाँ फर्स्ट क्लास रेगुलर खा रहे हैं, तो बिल्कुल रोज़े रख सकते हैं। उसमें से इन्हें चाहिए कि रमज़ान में जो पहले 1-2 रोज़े रखें, उसके बाद शुगर अपनी ज़रूर चेक कर लिया करें, ब्लड प्रेशर अपना ज़रूर चेक कर लिया करें। और जहाँ पे अगर आप रोज़े रखते हुए कोई डिस्कम्फर्ट महसूस हो, सीने में दर्द हो, अगला रोज़ा छोड़ दें और पानी की उस दिन कमी पूरी करें और उसके बाद फिर रोज़े रखना शुरू कर दें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि कहीं भी अगर आपको दर्द सीने में महसूस हो और ये महसूस हो कि ये दिल की वजह से दर्द हो सकता है, तो आप रोज़ा तोड़ दें और अपनी दवाई ले लें। सर, यहाँ मैं एक और भी सवाल करना चाहूँगा कि ये भी एक बात बहुत आम ट्रेंड है कि रमज़ान में लोग कंसल्ट नहीं करते अगर चेस्ट पेन वगैरह शुरू हो जाए, और वो कोशिश करते हैं कि हम सारे ही रोज़े पूरी तरह रख लें। और ख़वातीन स्पेशली जो घर में काम करती हैं, और वो ये कि जी महीना आराम से गुजर जाए और बाद में चेक कराएंगे, और हम देखते हैं कि कई लोगों को इसी दौरान हार्ट अटैक भी हो जाते हैं। तो क्या कितना ज़रूरी है कि ये टेस्ट करा लेने वक्त पे, ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए? बहुत ज़रूरी है। आई थिंक उसमें से जब भी आपको तकलीफ़ महसूस हो, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके दिल के ऊपर बोझ पड़ रहा है, खून गाढ़ा है, नालियों में फंस रहा है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है और आपको कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। तो आप अपना एक दफ़ा ज़रा चेकअप ज़रूर करवा लें, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टर साहब आपकी जो दवाइयाँ हैं वो एडजस्ट करने की कोशिश करें या उनकी मकदार बढ़ाएँ या चेंज करें आपकी, ताकि आपको तकलीफ़ ना हो और बीच में शायद आपको 1-2 रोज़े छोड़ने पड़ें, दिल को रेस्ट देना पड़े, ताकि खून में जो डिहाइड्रेशन या पानी की कमी है वो पूरी हो जाए। सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे सवालों के जवाब दिए। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम मुफीद लगा होगा और आप हमारे बताए हुए मशवरों पर अमल करेंगे। अगर आपकी कॉल नहीं मिली तो आप हमें ईमेल के ज़रिए प्रोग्राम के बारे में फ़ीडबैक भी दे सकते हैं और अपना मसला लिख कर भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस है cardiacclinic@k2.tv। आपका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।